हम अक्सर सोचते हैं कि मौत के बाद की दुनिया एक आस्था की बात है ना? लेकिन क्या हो अगर ये सिर्फ आस्था न हो बल्कि एक नक्शा हो, एक बाकायदा बनाया गया नक्शा। आज हम मौत के बाद की जिंदगी को इसी नजरिए से समझने वाले हैं। ये सवाल शायद इंसानियत का सबसे पुराना और सबसे गहरा सवाल है। हर कल्चर, हर सिविलाइजेशन ने इसका जवाब ढूंढने की कोशिश की है और प्राचीन सभ्यताओं ने इसका हल निकालने के लिए कमाल के तरीके अपनाए। जी हाँ, और कमाल की बात यह है कि कई प्राचीन संस्कृतियों के लिए इसका जवाब कोई विश्वास या मान्यता नहीं थी, वो था एक नक्शा। उन्होंने आफ्टर लाइफ को एक असल जगह की तरह देखा, एक लैंडस्केप जिसे नेविगेट किया जा सकता था, जिसके अपने रास्ते थे, अपनी नदियां थीं, अपने खतरे थे। मतलब मौत के बाद की जिंदगी एक सफर थी और हर सफर के लिए एक नक्शा तो चाहिए ही। तो आज की हमारी इस पड़ताल में हम क्या-क्या देखने वाले हैं? सबसे पहले हम समझेंगे कि मौत को एक अज्ञात क्षेत्र की तरह कैसे देखा गया। फिर हम उस खतरनाक सफर के नक्शों को देखेंगे। इसके बाद बात होगी द्वारपालों, परीक्षाओं और हाँ, पासवर्ड्स की भी। फिर हम तिब्बत चलेंगे, जहाँ ये नक्शा मन के अंदर का है। और आखिर में हम ये सवाल पूछेंगे कि आखिर हम परलोक का नक्शा बनाते ही क्यों हैं? तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, दुनिया भर में अलग अलग जगहों पर एक दूसरे से बिल्कुल अलग संस्कृतियों ने इंडिपेंडेंटली एक ही कमाल का काम किया। उन्होंने मौत के बाद की दुनिया को एक स्ट्रक्चर्ड जगह की तरह इमेजिन किया। मौत के अनजान डर को एक जानी पहचानी, मैप की जा सकने वाली दुनिया में बदल दिया, जिसकी अपनी ज्योग्राफी थी। तो सवाल ये उठता है कि अगर आफ्टर लाइफ एक जगह है, तो वहां तक पहुंचने का रास्ता क्या था? यहीं से शुरू होता है हमारा अगला हिस्सा, परलोक के वो रास्ते जिन पर आत्माओं को चलना पड़ता था। और ये बात तो हैरान कर देने वाली है कि इतिहास में जो सबसे पुराने नक्शे हमें मिले हैं, वो दुनिया के नहीं बल्कि अंडरवर्ल्ड के थे। सोचिए, करीब 4000 साल पहले मिस्र के लोग ताबूतों के अंदर फर्श पर 2 रास्तों की किताब पेंट करते थे, एक जमीन का रास्ता, एक पानी का। ये आफ्टर लाइफ के लिए पहले इलस्ट्रेटेड ट्रैवल गाइड्स थे जो आत्मा को गाइड करते थे। ये सफर असल में सूरज के देवता रा की रात की यात्रा की नकल थी। अब जरा इन 3 अलग अलग सभ्यताओं को देखते हैं। मिस्र में, जैसा हमने देखा, आत्मा सूर्य देवता रा की नाव के पीछे पीछे चलती थी। ग्रीस में हेडीज तक पहुंचने के लिए 5 नदियां पार करनी पड़ती थीं, जिसमें सबसे मशहूर है स्टिक्स नदी। और मीसो अमेरिका में तो मामला और भी खतरनाक था। वहां सिबाल्बा का रास्ता बिच्छुओं, खून और मवाद की नदियों से होकर जाता था। कितना अलग है ना? पर एक चीज इन सब में कॉमन है, ये आइडिया कि आफ्टर लाइफ एक सफर है। और ये देखिए, ये मशहूर पेंटिंग इस ग्रीक रोमन कॉन्सेप्ट को कितनी खूबसूरती से दिखाती है। ये नाविक चेरॉन है, जो एक आत्मा को अपनी नाव में ले जा रहा है। एक तरफ इलीजियम का सुकून भरा जन्नत है और दूसरी तरफ हेडीज की दहकती आग। ये नदियां ही तो अंडरवर्ल्ड की बाउंड्रीज थीं, एक तरह का विजुअल मैप जो बताता था कि आखिरी फैसला क्या होगा। ठीक है, तो रास्ता तो पता चल गया, पर यह सफर बिल्कुल भी आसान नहीं था। अब हम बात करेंगे उन चुनौतियों, उन परीक्षाओं और उस खास नॉलेज की जो इस सफर को पूरा करने के लिए जरूरी थी। जैसे मायन सभ्यता के अंडरवर्ल्ड शिबाल्बा को ही ले लीजिए। वहां आत्मा को एक के बाद एक 6 खतरनाक घरों से गुजरना पड़ता था। एक घर जहां घना अंधेरा था, दूसरा जहां हर तरफ तेज धार वाले ब्लेड घूम रहे थे, फिर एक ऐसा घर जहां हड्डियां कपा देने वाली ठंड थी, एक में भूखे जागवार्स, एक में जलती हुई आग और आखिरी में खतरनाक चमगादड़ों का बसेरा। ये सब असल में चैलेंजेस थे, ट्रायल्स थे। तो इन खतरों से बचने के लिए चाहिए था खास ज्ञान, पर वो ज्ञान भी अलग अलग तरह का था। जैसे इजिप्ट के अंडरवर्ल्ड डुआर्ट में आत्मा को 12 दरवाजों को पार करने के लिए उनके रखवालों के गुप्त नाम और मंत्र बोलने पड़ते थे। वहीं दूसरी तरफ ग्रीस में कुछ खास लोगों को सोने की पतली टैबलेट्स के साथ दफनाया जाता था। इन पर क्या लिखा होता था? अंडरवर्ल्ड के गेटकीपर्स के लिए पासवर्ड्स और इंस्ट्रक्शंस। अब तक हमने जिन नक्शों की बात की वो सब बाहरी दुनिया के थे, फिजिकल मैप्स। पर अब हम एक बिल्कुल अलग तरह के मैप की तरफ बढ़ रहे हैं, एक ऐसा नक्शा जो अंदर का है, मन का है। ये हमें तिब्बत लेकर जाता है और बार्डो के कॉन्सेप्ट तक। बार्डो कोई जगह नहीं है, ये एक कॉन्शियसनेस यानी चेतना की एक अवस्था है, मौत और अगले जन्म के बीच का इन बिटवीन स्टेट।
और टिबेटन बुक ऑफ द डेड या बार्डो थॉडल इसी सफ़र का नक्शा है। इस सफ़र का पहला हिस्सा चिगाई बार्दो शरीर के अंदर होता है। जब बॉडी के एलिमेंट्स यानी तत्व एक दूसरे में घुलते हैं तो इंसान को बहुत तीव्र अनुभव होते हैं। जैसे जब पृथ्वी तत्व घुलता है तो ऐसा लगता है मानो कोई पहाड़ नीचे दबा रहा है। जब जल तत्व घुलता है तो डूबने का एहसास होता है और अग्नि तत्व मानो इंसान आग में जल रहा हो। इसके बाद आता है शोनियत बार्दो। इस स्टेज में आत्मा को शांत और गुस्सैल देवी देवता दिखाई देते हैं। पर और ये सबसे ज़रूरी बात है, ये कोई बाहर की शक्तियाँ नहीं हैं, ये इंसान के अपने मन के प्रोजेक्शंस हैं। इसीलिए गाइड यही कहती है, इन सबको अपने ही मन की उपज के रूप में पहचानो। तो हमने इजिप्ट, ग्रीस, मीज़ो अमेरिका और तिब्बत का सफ़र किया। अब इन सबको एक साथ रखकर देखते हैं और ये समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर इन नक्शों का मतलब क्या था, इनका फंक्शन क्या था। जब हम इन सभी नक्शों को देखते हैं तो कुछ कॉमन पैटर्न साफ नजर आते हैं। पहला कि आफ्टर लाइफ हमेशा एक जगह है, एक लैंडस्केप, कभी भी खालीपन नहीं। ऐसा शायद इसलिए क्योंकि किसी अनजान चीज को एक जगह का रूप देने से उस पर कंट्रोल का एहसास होता है। दूसरा, ज्ञान ही नेविगेशन है। आगे बढ़ने के लिए आत्मा को मंत्र, नाम या पासवर्ड चाहिए। और तीसरा, सही गलत का फैसला यानी जजमेंट अक्सर उस लैंडस्केप का ही हिस्सा होता है। ये दिखाता है कि कोई कल्चर अपनी वैल्यूज को मौत के बाद की दुनिया में कैसे देखता था। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये कि ये नक्शे सिर्फ कोई कहानियां या मिथ्स नहीं थे। ये एक तरह की कॉग्निटिव और स्पिरिचुअल सर्वाइवल स्ट्रैटेजी थी। ये मौत के अनजान डर को एक चैलेंज में बदल देते थे, जिसे नेविगेट किया जा सकता था, जिसे तैयारी के साथ पार किया जा सकता था। ये बात इस एक लाइन में बहुत अच्छे से कही गई है, जब इंसान अज्ञात का सामना करते हैं तो वे केवल कल्पना नहीं करते, वे नक्शे बनाते हैं। और ये बात सिर्फ जमीन के नक्शों पर नहीं बल्कि अनंत काल के नक्शों पर भी लागू होती है। और ये हमें एक आखिरी सवाल पर छोड़ जाता है। इन प्राचीन सभ्यताओं ने तो मौत के सफ़र के लिए ये नक्शे बनाए। अगर हम आज के बारे में सोचें, अगर मौत एक सफ़र है तो आज हम उसे नेविगेट करने के लिए किन टूल्स का इस्तेमाल करते हैं? हमारे नक्शे क्या हैं?